डिस्प्लेसमेंट जितना होगा, अगर ये नहीं मानेंगे तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इधर जा रही है गाड़ी और उस पर ये रेस्ट पे है तो इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अच्छा, इस पे नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा? mg। तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा भी दिया हुआ नहीं दिया? थीटा दिया हुआ 30 डिग्री दिया था, लेकिन ले लिया था, थीटा भी ले लीजिए। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये वैल्यूज सारी पुट करके हम एक्चुअल नंबर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। रेस्ट पे होने का मतलब ये है कि ये फ्रिक्शन फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे जब भी रेस्ट पे रहेगा। mg साइन 30, यहां से फ्रिक्शन फोर्स आ गया मेरा। ठीक है, चलिए, तो कितनी वैल्यू आ गई? 1 m की जगह 1 kg मास ले लिया, इंटू 10 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो आंसर हो गया 5 न्यूटन। ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सीधे सीधे ut, एक्सेलरेशन 0 है, 1 सेकंड में निकालना है तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, गुड। चलिए, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, तो एंगल क्या होगा? एंगल निकालना है, बताइए क्या होगा? 90 प्लस थीटा। तो कितना होगा 90 प्लस थीटा? हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा जल्दी नहीं। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? चलिए, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इसका। ठीक है, फोर्स कैसे लेंगे बोलिए? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा वाला लेंगे? या तो हम ये लेंगे तो ये एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, तभी तो cos थीटा का एंगल आएगा। ठीक है ना, बोलो जवाब, एंगल यही लेंगे भाई। वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? एफ एस, दोनों का मैग्नीट्यूड लिखना होता है और दोनों के बीच का एंगल लिखना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधा ही हो रहा है ना इसका, और फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। बोलिए, तो इसलिए एंगल कौन सा लिया जाएगा? वो लिया जाएगा। ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, कैसे निकलेगा बताइए? पहले भी कई बार कर चुके हैं, दिमाग लगाइए, कई बार कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। ये इसके परपेंडिकुलर ये मैंने खींचा, ये क्या हो जाता है? ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला हमने एंगल कई बार निकाल चुके हैं, तो ये भी 30 हो गया। तो ये कितना बचा? 180 माइनस 30 नहीं बचा? बोलो जल्दी से लिखो, 180 माइनस 30 कैसे आया? ये एंगल 60 डिग्री और ये दोनों 90 पे है तो ये 30 हो गया, और सेम लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल 180, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली फ्रिक्शन की ये वाली, और इसके बीच का एंगल क्या हुआ? तो ये 30 माइनस कर देंगे 180 में से, तो 180 माइनस 30 होगा। यही एंगल लिया था आपने,
180 माइनस थीटा, नहीं तो 180 माइनस थीटा तो होगा। हाँ, अगर मैंने वैल्यू नहीं दी थी तो 30 की जगह आप क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए तो आंसर आ जाएगा बस। लीजिए वर्क डन बाय, बोलिए, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आई फ्रिक्शन फोर्स की 5, डिस्प्लेसमेंट कितना आया ये भी 5, और कॉस 180 माइनस 30। कल मैंने इसकी वैल्यू बताई थी, क्या आएगी, नेगेटिव साइन नहीं कॉस। 180 में से जब भी माइनस करते हैं तो वही साइन, वही फंक्शन रहता है, 90 में करने पे साइन चेंज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 25 इंटू 30 कितना होता है इंतमाम, √3/2। तो ये हो गया आपका माइनस 25 √3/2 जूल। नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। चलिए नॉर्मल वाला जल्दी से बताइए। खाली इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, 2-3 कॉन्सेप्ट थे। एक तो आपको ये लगाना था कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलेगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स इस mg के साइन थीटा के जरिए से निकलेगा। अच्छा, इसका एफबीडी बना देता हूँ। चलिए, आप लोगों को लग रहा है कि एफबीडी से ज्यादा समझ में आएगा, तो एफबीडी भी बना देता हूँ। ये रहा, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री, ये mg, एफबीडी बनाइए, ये और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा mg cos 30, ये हो जाएगा mg sin 30, ये हो जाएगा फ्रिक्शन, और नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस, ये इसका एफबीडी बन गया दोबारा। अब ये कम से कम एफबीडी आपको जो है वो खुद से एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो अब नॉर्मल के जरिए से डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो रहा है, ये रहा नॉर्मल, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, बोलो, नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा है, बिल्कुल सही, mg cos 30। तो m मास 1 है तो 10 इंटू √3/2, क्योंकि cos 30 √3/2, तो ये नॉर्मल हो गया। डिस्प्लेसमेंट 5 ही है, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू 10√3। अच्छा, बाय 2 को मैं कैंसिल कर दूं ना यार, बाय 2 क्या जरूरत, 2 से कट गया, ये 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5√3 डिस्प्लेसमेंट इंटू 5 cos थीटा। बताइए, यही तो है, ये वाला एंगल और ये एंगल हमने अभी निकाला था 30 है, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, तो ये 30 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही पकड़ा आपने। तो हाँ, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25 √3, और cos 60 कितना होता है 1/2,
तो आंसर आ गया 25/2√3 जूल। ठीक है, नॉर्मल ने भी जो वर्क किया है वो किसके बराबर किया है बोलिए? हाँ, लेकिन बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक ने पॉजिटिव में किया है और एक ने नेगेटिव। हाँ, फॉर एक हमने क्वेश्चन और दिया था, फॉर ड्राइवर क्या होगा? दोनों का सही है, अगर उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। जी जी हाँ, आप लगा हुआ चलिए तो बताइए। हाँ, इंतमाम बोले ड्राइवर के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन और नॉर्मल फॉर ड्राइवर, क्या क्या आंसर आया है आप लोगों का? पीछे का जो है इसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, तो वो उसमें एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हाँ, उधर चली रहेगा। यस, बोलो मुस्तान, तुमने क्या सोचा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ड्राइवर देख रहा है, ड्राइवर अगर ऑब्जर्वर, ये तो ग्राउंड वाले के लिए था, ये सब किसके लिए था? ग्राउंड वाले के लिए था, ये सब ग्राउंड वाले के लिए था। अब अगर ड्राइवर देख रहा है तो उसके लिए क्या होगा? वर्क डन, एक्सेलरेशन थोड़ी, एक्सेलरेशन तो 0 है। बोलो जी, तुम्हारी समझ में आ रहा है? यस, हाँ, इधर देखें, वर्क डन ड्राइवर के लिए क्या होगा? 0 हो जाएगा ना, इसलिए कि वर्क ड्राइवर के लिए तो ये जहां पर है वहीं पर है। कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ? वो जो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो ग्राउंड से जो देख रहा है उसके लिए हुआ, ड्राइवर के लिए तो वहीं पर है। ठीक है, लिफ्ट वाले की तरह है। क्लियर हुई बात? चलिए इसको जो है वो, तो अब मेरे पास 3 रास्ते हैं, आप 5 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं सीधा ले गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट वाला। एक मैं इससे ले गया घुमा फिरा करके गलियों मोहल्लों में होता हुआ, और एक मैं ऐसे ले गया। ठीक है, मेरा दिल कर रहा था साइकिलिंग करने का। ठीक है, तो जिसके अंदर मैंने वर्क डन 1 से 2 पोजीशन पे मास को ले जाने में सेम किया है, यानी वर्क डन इन फर्स्ट path is equal to work done in second path is equal to work done in third path, बराबर आए ऐसा फोर्स, क्योंकि काम तो फोर्स के जरिए ही होगा ना, तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या बताया था मैंने? फेज, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी फिलहाल के लिए ये 2 याद। ओके, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा फोर्स है जिसमें ये वर्क डन फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू वर्क डन सेकंड इज नॉट इक्वल टू वर्क डन थर्ड, तो ये फोर्स कहलाता है नॉन
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क निकालिए। वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3 ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो हॉरिजॉन्टली जाने में एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन हो जाएगा 0, और फिर वर्टिकली जाएंगे तो एंगल 180 डिग्री, तो एंगल हाइट h, तो हो जाएगा वर्क डन mg। ठीक है, अब आते हैं पाथ नंबर 2 पर। पाथ नंबर 2 सीढ़ी वाला। जल्दी से इधर ध्यान से देखें सब लोग, एकदम अलर्ट फॉर्म में। देखो वाइट ही कलर ले लेता हूं। यहां पे देखो दिखाई दे रहा है बोर्ड सबको। जब ये सीढ़ी पे ऐसे चलेगा तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहां पर भी फोर्स कैसे लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही लगेगा। एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यानी ये वाला पाथ हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा mg, और हर जगह एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले में वर्क करने में जो होगा वैल्यू वो 0 आएगी। क्लियर हो गई बात। तो जो भी वर्क की वैल्यू आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इस वाले हाइट की वजह से आएगी। आएगी नहीं आएगी, और इन सारी हाइटों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, h ही तो आएगा। फिर क्या आ जाएगा, mgh, हाइट ऊपर फोर्स नीचे, एंगल 180 डिग्री, वही माइनस mgh आया नहीं आया। तो पांच दूसरे में भी mgh आया। चलो करो फिर जल्दी से, लिखो इसको। वर्क डन। बोलिए, mg ऐसे ही लगेगा ना पूरे रास्ते हैं। और हाइट कितनी कवर करी है, h करी है, तो दोनों जो हाइट भी और mg भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो हम यही वाला लेंगे ना। इस बार कंपोनेंट करने की जरूरत क्या है, जरूरत है, और आप जरूरत करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए, ये हो गया क्या, mg sin थीटा, mg sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला mg cos थीटा। ये एंगल हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। जब आप अगर ये वाली लेंथ ले रहे हैं, ये वाली हाइट ले रहे हैं, तो फिर फोर्स कौन सा लेंगे, mg sin थीटा वाला लेंगे। अलॉन्ग द लेंथ ही तो लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली लेंथ को मान लेता हूं मैं L है। ये कितनी है, L। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला वर्क डन हो जाएगा mg sin थीटा इंटू L, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, तो वो मैंने 1 कर दिया। 0 नहीं 180, तो माइनस कर दिया। माइनस, ऊपर की तरफ लेंथ है और नीचे की तरफ फोर्स है ना, तो ये वर्क डन आ गया।
कितना आया? ये सेम है नहीं है, कोई बता सकता है? mgl sin थीटा ये उसके बराबर है नहीं है? कैसे बराबर है? कहिए बराबर। नीचे वाला बेस है वो 0 हो जाएगा और फिर जब हम लोग हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसे टेस्ट बचेगा। L को किसके बराबर होना चाहिए? L sin थीटा को हमें क्या चाहिए? H चाहिए ना, है? वैसे तो हमें वैसे भी दिखना चाहिए, इतनी मैथमेटिक्स अब आ जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है, अगर L sin थीटा बराबर H हो जाए तो यही फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो इस ट्राइंगल को यूज कर लो बाबा, इस ट्राइंगल को यूज करो। तो इसमें साइन थीटा लिखो, क्या होगा? साइन थीटा मुझे मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है? H और हाइपोटेन्यूज क्या है? L। तो यहां से H की वैल्यू कितनी आ गई? L साइन थीटा। देखो प्रूफ कर दिया नहीं कर दिया मैंने? L साइन थीटा की जगह मैं H लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो यहां पर भी L साइन थीटा की जगह अगर मैं H लिखूं तो माइनस mgh ही आ रहा है। और हमने क्या कहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में किसी भी रास्ते से जाइए वर्क डन सेम रहता है, ठीक है? लेकिन फ्रिक्शन होता तो मुझे बताओ, यहाँ पे जब आप जाते फ्रिक्शन पीछे लग रहा होता। ध्यान से, अगर फ्रिक्शन होता, जरा इधर देख लें कुछ देर के लिए, फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, इधर लगता, और डिस्प्लेसमेंट इधर होता तो ये वर्क डन 0 होता? नहीं होता। ऐसे यहाँ पे चलते, ऐसे फ्रिक्शन होता इधर और डिस्प्लेसमेंट होता इधर, वर्क डन क्या 0 होता? नहीं होता। क्लियर हुई बात? ऐसे इस पे भी फ्रिक्शन होता पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट होता आगे की तरफ, तो वर्क डन क्या 0 होता? वो मतलब वर्क डन, हाँ वर्क डन जो है वो फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट आता। तो यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स में, इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि वहां पर वर्क डन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं उसमें वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, लिहाजा आप जो है, यानी जो आपको एक्सपेरिमेंटली मैंने दिखा दिया। हो गया क्लियर? तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए 2-4 पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट तो वो लिख लिया आपने। ऐसा करिए टेबल बना लीजिए, एक तरफ कंजर्वेटिव फोर्स, एक तरफ नॉन कंजर्वेटिव। बनाइए, टेबल बनाइए। चलिए बनने की आप लोग बनाइए। तो पहला तो लिखिए वर्क डन के बारे में लिख लीजिए, दोनों में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। नॉन, पहला वर्क डन इज इंडिपेंडेंट
ऑफ पाथ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। दूसरा, वर्क डन फॉर द साइकिल विल बी, क्या हो जाएगा बताइए। मान लिए यहाँ थे आप, यहाँ गए, ऐसे गए और फिर ऐसे करके ऐसे वापस आ गए, ऐसे गए ऐसे वापस आ गए, पाथ 1 से गए पाथ 2 से वापस आ गए। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ये साइकिल हो गई। बोलिए 0 बराबर होता है ना, लेकिन एक तरफ जाने का आप पॉजिटिव लेंगे तो आने का नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इन साइक्लिक पाथ क्या हो जाएगा, या साइकिल विल बी 0 और यहाँ पे नॉन 0, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिया। एग्जाम्पल में लिख ही चुके हैं आप लोग, फ्रिक्शन वगैरह सब चीज, ठीक है ठीक है। तीसरा पॉइंट चाहे खाली है, वैसे तो ये एक तरीके से हो ही गया, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्या तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, तीसरे पॉइंट में डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और यहां पर क्या है, इन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, यहाँ पे पाथ टेकन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ रहा है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स का, वो क्या है। हाँ हो गया, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं सबसे, इसलिए हर आदमी की अटेंशन चाहिए मुझे। ये जो आपने फॉर्मूला देखा है, ये जो वर्क डन आया है हर जगह mgh, ये पहले भी देखा हुआ है आप लोगों ने, देखा है नहीं देखा है, बोलो क्या, इसका क्या नाम पड़ा था, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, बोलो याद आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इसका नाम पड़ा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में, वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी कहा गया है, वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी कहा गया है। बोलो समझ में आ रहा है सबको, एक बात को लिखिए। और फिर दूसरी चीज जो, एक मिनट और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यानी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सिर्फ जो है वो टर्म यूज की जाती है। कोई बता सकता है क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यूज करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं, और क्यों जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टर्म हमने बनाई, क्यों लिखी, वर्क डन ही क्यों नहीं काम चलाया, वर्क डन ही कहते रहते, पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहा। देखिए वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। एक बात तो ये हो, तो मैं यहां से यहां जाऊं, ध्यान से अदनान, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर गया, मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर गया, तो चाहे किसी रास्ते से जाऊं, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रही है, यानी वर्क डन सेम आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, सिंपल इसको कह दिया पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने लगता,
तो मुझसे सबसे पहले सामने वाला ये कहता कि भैया ये तो बताओ किस रास्ते से गए हो, तभी तो मैं आपकी वैल्यू समझ पाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि तो हर रास्ते के लिए तो वैल्यू अलग होती है, सेम उसके लिए लेंथ के लिए। तो इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करी गई है। किसके लिए डिफाइन करी गई है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। एक बात ये भी आती है कि क्या जरूरत थी इसको डिफाइन करने की, वर्क डन से ही काम चल रहा था। तो वर्क डन अभी तो बहुत सिंपल वाला हमने निकाला, साइन थीटा कॉस थीटा करके आराम से निकाल दिया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या कोई हमको जो है निकालने पड़ा है? सिर्फ मास लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लो और हाइट लो और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कितनी आसान कैलकुलेशन है। भाई मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कहीं पर भी अगर हमें कोई चीज आसान, कोशिश क्या होती है हमारी कि चीजें आसान हो जाए। तो फिजिसिस्ट ने क्या किया कि भाई ये टर्म जो है इसके लिए क्वाइन कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये फॉर्मूला इसका बन रहा है, चाहे किसी भी रास्ते से जाओ तो सीधे सीधे हम क्या कहें कि ज्यादा लोगों को परेशान ना होना पड़े, खाली एमजीएच करें और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। आपको लगता है कि मुझे वर्क डन कहने में अच्छा लग रहा है, वर्क डन कह दीजिए, आई बात समझ में। वरना फोर्स इधर लग रहा है, जा इधर रहा है, एंगल ये बन रहा है, दुनिया भर की चीजें वो हो रही थी, उससे बच गए। अभी तो आपने सिर्फ सीधे सीधे कैलकुलेशन करी है, अभी इंटीग्रेशन जब करना पड़ जाएगा तब है, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में तो इंटीग्रेशन एफ डॉट ds भी तो आता है? तो वहां पे इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, वहां पे एंगल भी देखना पड़ेगा, वहां पे सब कुछ देखना पड़ेगा। तो उस सारी मैथमेटिक्स से भी आप बच जाओगे। खाली क्या करना है, कुछ नहीं सोचना, ग्रेविटेशनल फोर्स नो प्रॉब्लम, mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ऊपर गया, h मल्टीप्लाई किया, हो गया वर्क डन। इसको पोटेंशियल एनर्जी कहो चाहे वर्क डन कहो, एक बात है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए इसी वर्क डन को क्या किया गया है, इस वर्क डन को नाम दे दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी। किस वर्क डन को फैज? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इसको लिखिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट इसके आगे लिखिए। वर्क डन बाय conservative force is given a special name called potential energy. We need reference point or reference value. ठीक है ना। मान लीजिए मैं समुद्र की हाइट को, इसको लेता h, यहां से नापता ये समुद्र है, समुद्र की गहराई, और ये अर्थ से समुद्र की गहराई जो है ये मान लीजिए कि x मीटर है। तो अब क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, या इसको रेफरेंस लिया मैंने, यानी इसको mgh इज इक्वल टू 0 माना, यानी ये 0 है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या हो जाएगी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, mg और h प्लस x हो जाएगा। बस रेफरेंस कितना सेट करना है, कहां पे सेट करना है, ये मेरे अपने ऊपर है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। हाँ, इसलिए आप एक नेक्स्ट बात भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। किसी एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। ये डायग्राम भी बनाइए। डायग्राम बनाइए दोनों। पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, एनर्जी चेंज इज डिफाइंड। ओके, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज डिफाइंड
पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। यू से पोटेंशियल एनर्जी दिखाते हैं, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हो गया चेंज। ठीक है, ये सब कहाँ है? ओके, तो चेंज में अब देखिए डिफरेंस को कैलकुलेट करिए। पहले वाले केस के लिए, पहले वाले केस के लिए कैलकुलेट करें। बताइए फाइनल कितना लिया हमने, mgh। इनिशियल कितना लिया, 0। वैल्यू क्या आई, mgh। चेंज mgh आया। दूसरे के लिए करिए, जब मैंने 2 लिया, फाइनल कितना लिया, 2 mgh। तो इनिशियल कितना है, 1 mgh। तो आंसर क्या आया, mgh। आया नहीं आया है, हर जगह। ऐसे ही 10 वाले के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 10 mgh और इनिशियल वाला 9 mgh। तो आंसर क्या आ गया, mgh। तो ये चेंज हमेशा डिफाइंड है और इसी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। होता क्या है कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट जहां से पोटेंशियल एनर्जी को नाप रहे होते हैं उसको मतलब बिना उसके दिमाग में सोचे समझे 0 ले लेते हैं, तो इसलिए हमेशा वो mgh हम समझ जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, वो 2 पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। चलिए वेरी गुड। और कुछ आप लोग remain constant in conservative force, that means it can be recovered। क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे बताइए मुझे। पोटेंशियल एनर्जी इधर देखिए, पोटेंशियल एनर्जी 0 मैंने मानी थी, 0 ले लिया। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ½ mv²। ठीक है, ऊपर पहुंची पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ½ mv²। तो v है 0, तो ये आ गई 0। ठीक है, ओके। अब ये वापस आई बॉल नीचे, तो अब क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर से 0 और काइनेटिक एनर्जी फिर से ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो रही है, एक्सचेंज, इंटरचेंज हो रही है। और जो भी एनर्जी हमने दी थी शुरू में वो क्या हो रही है, हमको वापस मिल जा रही है। लेकिन फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता है। भाई आप ले गए मास को, ठीक है, ऐसे ले गए फ्रिक्शन के जरिए से, यहाँ पे चेक करिए, इसके जरिए से ले गए, तो आपने जो फोर्स वर्क किया फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसको ले जाने में, उसमें क्या होगा, वो वर्क पूरा का पूरा यूज नहीं हो गया, हीट के अंदर, साउंड के अंदर, इन सब चीजों का यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमें रिकवर नहीं होगा और वो वर्क भी ज्यादा होगा। ओके, तो इस चीज को लिख लीजिए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, नॉन रिकवरेबल होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड नहीं होती है। ये सब बातें वहां पर लिख लीजिए, इसका उल्टा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए टोटल एनर्जी रिकवरेबल नहीं है एंड कांस्टेंट नहीं है। ओके, अब हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमें मालूम है डिफाइन ही नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तो ये हो गया चेंज
इन पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर होता है? वर्क डन। कौन सा वर्क डन? यस, वेरी गुड, मजा आ गया। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और साथ में साइन आएगा माइनस का, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला। और वर्क का एक फॉर्मूला हम अभी तक पढ़ ही रहे हैं, जो यूज भी किया, एफ डॉट डी एस। पढ़ा है नहीं पढ़ा? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और इसी को मैं लिखना चाहूं तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस एफ डॉट डी एस, ठीक है। अच्छा ये बताइए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एफ सी, एफ सी, एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन। यहाँ पे बताइए साइकिल, ये जो रिंग बनाया इंटीग्रेशन के साइन से, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। क्या मतलब होता है? क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन कितना आता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए? 0। अभी तो हमने किया था, 0.1 से 0.2 पर गए, कैसे भी जाओ, ऐसे जाओ और वापस यहाँ आ गए, तभी तो क्लोज्ड पाथ होगा। ऐसे गए और ऐसे आ गए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बाय कंजर्वेटिव फोर्स? ठीक है। अगर ये रिंग लगा देंगे तो 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको मैं दे देता हूं, ठीक है। इसके जरिए भी आपको कंजर्वेटिव फोर्स कैसे लिखा जाता है वो समझ में आ जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू, चलिए 2i प्लस 3j माइनस के, ये मेरा फोर्स है। और पॉइंट 1 2 3, ये मैंने शायद एक बार कराया हुआ है, 2 3 सॉरी 3 2 1, यहां से यहां लेकर के जा रहा है, ठीक है। इसका जो है वर्क डन निकालिए जल्दी, तो वैल्यू लिख डाल दो। तो x2 की वैल्यू है 3 माइनस 1 2i कैप, प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस 2 0 j कैप, फिर 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 3 है ना, हाँ। तो माइनस 2 k कैप, ये हो गया, ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। अब इसमें जो है वैल्यू रख दो, तो इसको क्या करेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप का डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। बेटा जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है? नहीं याद है तो लिख लेना चाहिए ना 1 मिनट में। चलो खैर रिकॉर्ड हो रहा है। आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी 4 4 आई कैप का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 0 जे कैप, ये तो 0 हो ही गया। फिर माइनस 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 ही इसमें भी आया था ना, हाँ माइनस है, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 हो गया, 2 के स्क्वायर कैप, तो ये हो जाएगा, ये भी आई स्क्वायर भी 1 होता है, के स्क्वायर भी, जे स्क्वायर भी, ये सब मैं बता चुका हूँ। और फिर करा दिया है 6 जूल आ गया। ओके, बोलो सबका 6 जूल आया, किसी को कोई डाउट है? अब मैं दूसरा मेथड कर रहा हूँ।
देखो किस तरीके से इंटीग्रेशन वाला यूज कर रहा हूँ। ये तो आपने डॉट प्रोडक्ट से 1 मिनट में निकाल दिया, अब मैं इंटीग्रेशन वाले से कर रहा हूँ। इंटीग्रेट करो, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस x1 से x2, ये फॉर्मूला लिखिए। y2 से सॉरी y1 से y2 एफ वाई डी वाई प्लस z1 से z2 एफ जेड डी जेड। ये अलग अलग कंपोनेंट लेकर के इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे? जो एक्स वाला कंपोनेंट है, आई वाला जो होता है ये एक्स वाला होता है, ये जो होता है वाई वाला होता है, ये जो होता है वो जेड वाला होता है। तो इसकी जगह एक्स वाला लिखेंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा? एक्स वाला 2 और डी एक्स हो गया। बोलिए, ठीक है। अब मुझे ये बताइए लिमिट क्या है x1 से x2? तो x1 क्या है 1, x2 क्या है 3, तो यहाँ से 1 से 3 हो गया। चलिए वेरी गुड। अब आ जाइए इसी तरीके से इंटीग्रेशन 3, ये कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेकर के 2 तक, यानी जहाँ पॉइंट था वही पॉइंट है y एक्सिस पे, ठीक है। खाली x और z में चेंज हुआ है, तो ये हो जाएगा dy। फिर प्लस इंटीग्रेशन क्या है? माइनस के, तो -1 और डी जेड, इसका क्या है? 3 से 1 तक। चेक करिए जल्दी से, इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है ना? यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे x की पावर 0, तो क्या हो जाएगा? 2x की पावर 1 की पावर की लिमिट 1 से 3 तक, प्लस 3 है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पे क्या है? y की पावर 0, तो एक पावर ऐड हो जाती है, तो y की पावर 1 3y। बोलिए, और लिमिट 2 से 2, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है? ये माइनस को बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा z की लिमिट 3 से लेकर के 1 तक। बोलिए, आंसर आया? जल्दी से निकालिए। इसमें जब रखेंगे तो 2x की पावर, x की वैल्यू 3 रखी, फिर -1 रखी, तो क्या हो जाएगा? 4। इधर आओ, 3 y की वैल्यू 2 रखी, फिर 2 रखी, तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर -z की वैल्यू 1 रखी, फिर -3 रखी, तो क्या हो जाएगा? +2। आंसर देखो 6 जूल आ रहा है, नहीं आ रहा? मेरा तो आ गया 6 जूल। सब लोगों का चेक करिए, कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही हो